हेलो गाइस। आज हम लोग एक करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड वर्कआउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ। ये देखें, ये हमने एक करंट कैरिंग कॉइल ली है जिसमें स्टेडी करंट आई फ्लो कर रहा है। इसका रेडियस आर है। अब हम लोग यहाँ पे बायो-सैवर्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे। बायो-सैवर्ट्स लॉ इज गिवन फॉर स्मॉल एलिमेंट, तो हम इस लूप को छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक कर लेंगे। मैंने ऐसा ही एक छोटा सा एलिमेंट लिया हुआ है यहाँ पर, आइडियल एलिमेंट, और ये देखें इससे हमने जोड़ दिया ये पोजीशन वेक्टर। हमें सेंटर पर निकालना है ना, तो उसकी लोकेशन कैसे लेंगे हम लोग? विद द हेल्प ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर। फिर यहां पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। किसका फॉर्मूला लिखेंगे? बायो-सैवर्ट्स लॉ का। तो अप्लाई करते हैं बायो-सैवर्ट्स लॉ। dB छोटे से एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, पोजीशन वेक्टर। और यहां पर साइन थीटा लेना है। साइन थीटा, थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन आइडियल एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर आर। तो इट विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। ये आइडियल एलिमेंट हम इस लूप के सरकमफ्रेंस पर कहीं पर भी लें, आइडियल एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर आर के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि आइडियल एलिमेंट विल ऑलवेज बी टेंजेंशियल और ये पोजीशन वेक्टर इट विल बी अलोंग द रेडियस यानी कि नॉर्मल, और टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होता है? इट इज ऑलवेज 90 डिग्री। सो वी विल राइट 90 डिग्री, साइन 90 ओवर हियर, दिस वे। ये हमारे पास बायो-सैवर्ट्स लॉ की हेल्प से इक्वेशन आ गई, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट। अब डायरेक्शन की भी बात कर लें, तो डायरेक्शन के लिए वी विल मेक यूज ऑफ राइट हैंड पाम रूल। ये देखिए मैंने इस तरीके से कर लिया, राइट हैंड की फिंगर्स को स्ट्रेच कर लिया और थंब को, सो दैट फिंगर्स एंड थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये देख लें इस तरह से। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन एट ओ? इट विल बी परपेंडिकुलर टू द पाम, यानी कि आउटवर्ड्स। तो यहां पर हम आउटवर्ड बना लेते हैं। ये हमने आउटवर्ड बना लिया। यहां पर ये छोटे से एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड ले ली। अब हमको निकालना है सेंटर पर पूरी लूप का। तो देखिए यहां पर सबसे पहले डायरेक्शन देख लें। ये आइडियल एलिमेंट हम यहां पर लें, चाहे यहां पर लें, चाहे यहां पर लें, लूप के किसी भी पॉइंट पर लें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज बी आउटवर्ड। जरा देखें, आइडियल एलिमेंट लिया और ये पोजीशन वेक्टर आर यहां पर लिया, पोजीशन वेक्टर आर, इट विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड आउटवर्ड, हमेशा आउटवर्ड ही होगा। इसका मतलब सारे एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। तो सिंपली हम इंटीग्रेट कर दें और रिजल्ट आ जाएगा। सबको एडअप ही तो करना है, तो हमने यहां से शुरू किया। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर और इंटीग्रल ऑफ dl। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये कांस्टेंट टर्म्स थे, स्टेडी करंट I कांस्टेंट है और r रेडियस ऑफ द लूप ये भी कांस्टेंट है। तो हमें सिंपली dl को इंटीग्रेट करना है और ये सारे dl एलिमेंट्स को एड अप करेंगे तो कितना आएगा? इट विल बी 2 पाई r। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पर लिखेंगे 2 पाई r। The magnetic field at the center of a current carrying loop will be B is equal to mu naught I upon 2R। डायरेक्शन इस केस में क्या है? आउटवर्ड एट द सेंटर O। ये बायो-सैवर्ट्स लॉ को हम लोग एक बार फिर से देख रहे हैं। ये एक कंडक्टिंग वायर है XY, I स्टेडी करंट इसमें फ्लो कर रही है। इसका एक छोटा सा एलिमेंट लिया आइडियल, इसकी वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? dB। dB की वैल्यू कितनी होगी? dB is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। आर क्या है? इस पॉइंट की लोकेशन, इट इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर आर, इस तरह से। थीटा इज एंगल बिटवीन आइडियल एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर आर। फिर व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड पाम रूल। ये देखें हमने राइट हैंड की फिंगर्स और थंब को स्ट्रेच कर लिया सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। थंब इज अलोंग current and fingers are pointed towards the point P। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पाम, यानी कि आउटवर्ड। आउटवर्ड को डॉट से शो कर दिया, दिस विल बी द डायरेक्शन। यहां पे पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा।
थीटा जीरो होने का मतलब क्या होगा? थीटा इज एंगल बिटवीन आइडियल एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर आर। थीटा जीरो होने का मतलब यह होगा कि पोजीशन वेक्टर और आइडियल एलिमेंट कोइंसाइड कर गए। इसका मतलब यह हुआ कि अब पॉइंट P जो है वो आइडियल वाली स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है और थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा। इसका मतलब अगर पॉइंट P आइडियल वाली स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा तो इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये पहली प्रॉब्लम इसके ऊपर ली हुई है। इसमें ये इन्होंने कहा a long straight wire carrying current I is bent into the shape as shown in the figure। जरा देखें, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है इनफाइनाइट लेंथ की। ये देखें डॉट डॉट से शो किया गया इनफाइनाइट लेंथ की वेरी लॉन्ग वायर, और उसको बेंड कैसे किया गया है? सो दैट करंट ये आती है और इधर से इधर घूम करके इधर चली जाती है, ऐसा बताया गया इन्होंने। अब यहां पर इन्होंने कहा है O पर हमें मैग्नेटिक फील्ड वर्कआउट करना है। रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पोर्शन इज गिवन टू अस R। आई करंट दी हुई है, तो कैसे निकालेंगे? हम लोग इस प्रॉब्लम में इस सिमेट्री को दो सेगमेंट्स में ब्रेक करेंगे। पहला वाला तो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, और दूसरा ये सर्कुलर सिमेट्री जिसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखिए इनफाइनाइट लेंथ की वायर से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? B1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R। ओ पर निकालना है ना हमें मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरीके से आएगा। ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली लगा दिया। एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन? इट विल बी आउटवर्ड डायरेक्टेड। इट विल बी आउटवर्ड डायरेक्टेड। तो मैंने यहां पर डायरेक्शन भी शो कर दी दिस वे। ये मैंने डायरेक्शन शो कर दी। नाउ अबाउट द सर्कुलर सिमेट्री, तो 2 सेकेंड, तो B2 कितने के बराबर होगा? इसका भी फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहां पर, म्यू नॉट आई अपॉन 2R। एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? तो देखें इसमें करंट किधर जा रही है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड O पर किधर होगी? आउटवर्ड। तो यहां पर आउटवर्ड हमने शो कर दिया दिस वे। इसका मतलब यह हुआ टोटल मैग्नेटिक फील्ड O पर कितनी होगी? इन दोनों का सम। तो मैंने लिख दिया यहां पर कुछ इस तरीके से, B विल बी इक्वल टू B1 प्लस B2, और यहां पर B कितने के बराबर आएगा? लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2R, और यहां पर लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन पाई। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? आउटवर्ड। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें कह रहा है फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट I फ्लोइंग इन द वायर हैविंग स्ट्रेट एंड सेमी सर्कुलर पोर्शंस एज शोन। यहां पर ये बना हुआ है सामने। इसका एक एंड इस वायर का, स्ट्रेट वायर का, इंफिनिटी पर है और दूसरा एंड नोन है। ये सेमी सर्कुलर पोर्शन हो गया, और यहां पर एक एंड नोन है, दूसरा एंड इंफिनिटी पर है, तो सेमी फाइनाइट वायर हो गई। इस पूरी सिमेट्री को हम लोग 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 3 सेगमेंट होंगे? ये देखें मैंने बना दिया। ये सेमी फाइनाइट वायर 1, ये सेमी सर्कुलर पोर्शन 2, और ये सेमी फाइनाइट वायर 3। O पर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। पहले हम लोग सेगमेंट 1 को कंसीडर करते हैं। सेगमेंट 1 से डायरेक्शन क्या होगी? ये राइट हैंड पाम रूल यूज किया, करंट की डायरेक्शन में थंब और फिंगर O की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनवर्ड्स। तो यहां पर हमने लिख लिया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट 1 B1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई A, और यहां पर लिखेंगे साइन 90 प्लस साइन 0, और डायरेक्शन इनवर्ड। ये पहले वाले सेगमेंट के लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं सेमी सर्कुलर पोर्शन के लिए। तो B2 कितने के बराबर होगा? लिखेंगे पूरे सर्कल का हाफ, म्यू नॉट आई अपॉन 2A, कुछ ऐसा। डायरेक्शन इससे किधर की तरफ होगी? ये देखें राइट हैंड पाम रूल यूज कर रहे हैं हम लोग। O की तरफ फिंगर करी और थंब पॉइंट कर रहा है करंट की डायरेक्शन में, इट विल बी आउटवर्ड। तो यहां पर इसकी डायरेक्शन भी हमने शो कर ली, ये देखें आउटवर्ड। और B3 स्ट्रेट सेमीफाइनाइट कंडक्टर, उसके लिए क्या होगा? म्यू नॉट आई
अपॉन 4 पाई ए, और यहां पर लिखेंगे हम लोग साइन 0 प्लस साइन 90, कुछ ऐसा। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड, ये देखें आउटवर्ड। इनका वेक्टर सम ले लेंगे तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड ओ पर आ जाएगी। पर थोड़ा सा नोटिस करें, B1 और B3 दोनों का मैग्नीट्यूड तो एक है पर डायरेक्शन अपोजिट, सो दे विल कैंसल आउट ईच अदर। इसका मतलब बचेगा क्या? सिर्फ इतना बचेगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4a। दिस विल बी द आंसर। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर करने जा रहे हैं। यहां पर हमको जो दिया हुआ है एक लूप है विच कंसिस्ट ऑफ 2 सेमी सर्कुलर वायर्स। इसको इस फॉर्म पे बेंड किया गया है, जिनके रेडियस हैं a और b, और सेंटर O पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लूप में करंट कितनी है? I के बराबर। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? यहां पर पहले इसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 सेगमेंट्स। जरा देखें किस तरह से। ये देखें, ये ऊपर का जो सेमी सर्कुलर पोर्शन है उसको मैंने सेगमेंट 1 कहा, फिर ये छोटा सा जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसको 2 कहा, और नीचे का ये छोटा जो सेमी सर्कुलर पोर्शन है उसको 3 कहा, और इस स्ट्रेट कंडक्टर को 4 कहा। अब आउट ऑफ दीज 4 सेगमेंट्स 2 और 4 का इफेक्ट तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये एलिमेंट O की तरफ डायरेक्टेड हैं, तो इनका मैग्नेटिक इफेक्ट 0 होगा, इसका भी और इसका भी। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब बचा 1 और 3 का, तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। पहले डायरेक्शन की बात कर लें। ये देखें, यहां पर इसकी वजह से डायरेक्शन किधर होगी? आउटवर्ड, और इसकी वजह से डायरेक्शन O पर आउटवर्ड। तो यहां पर हमने लिखा B1 कितने के बराबर होगा? B1 इज इक्वल टू हाफ, पूरी लूप का आधा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, यही रेडियस है, और आउटवर्ड। और B2 कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू हाफ, पूरी लूप का आधा, लेकिन रेडियस अलग। तो यहां पर आउटवर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इसलिए हम लोग ऐड करेंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? B1 प्लस B2, और डायरेक्शन आउटवर्ड। सो B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4, और यहां पर लिखेंगे 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B, और ये डायरेक्शन आउटवर्ड। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड वर्कआउट कर लिया। अब हम किसी करंट कैरिंग कॉइल की एक्सिस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वर्कआउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ। ये देखिए, ये एक हमने कॉइल ली हुई है जिसमें स्टेडी करंट I फ्लो कर रही है। इसका रेडियस A है, सेंटर O है, और O से पास होती हुई ये एक एक्सिस इस पे, जिसपे हमने पॉइंट P लिया हुआ है सेंटर से X डिस्टेंस अवे। इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ। बायो-सैवर्ट्स लॉ के लिए हमें छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा इस कॉइल में, तो हम यहां पर एलिमेंट ले लेते हैं। हमने यहां पर ये आइडियल एलिमेंट लिया। ये रिंग का प्लेन जो है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो आइडियल एलिमेंट बनाया इस तरह से है। आइडियल एलिमेंट जो ये लिया हुआ है, करंट इज थ्रेडिंग आउट, ये यहां से ये बाहर आती है और यहां पर अंदर जा रही है, तो ये आउटवर्ड है और ये इनवर्ड है। ये हमने करंट कैरिंग एलिमेंट ले लिया। एक यहां पर लिया है, एक डायमेट्रिकली अपोजिट लिया हुआ है। पॉइंट P की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू आइडियल एलिमेंट क्या होगी? R। इट इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर R। हमने इसको इससे जोड़ दिया। R की लेंथ कितनी होगी? इट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय पाइथागोरस, यहां पर लिख दिया। इस एलिमेंट को भी इस पॉइंट से हमने जोड़ दिया, तो ये डिस्टेंस कितने के बराबर आएगा? R के बराबर। मैं यहां पोजीशन वेक्टर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कंसीडर करना पड़ता है, तो इसको स्केलर टर्म्स में हमने डिस्टेंस को कंसीडर किया। इस तरह से इसको जोड़ दिया, दोनों सिमेट्रिकल हैं, एक ही लेंथ होगी। इसके बाद इस छोटे से एलिमेंट से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? बायो-सैवर्ट्स लॉ से लिख रहे हैं, मैंने यहां लिखा बायो-सैवर्ट्स लॉ। कितनी आएगी? dB डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन R स्क्वायर, और यहां पर लिखा मैंने साइन 90। इक्वेशन नंबर 1। थीटा की जगह मैंने 90 लिखा हुआ है यहां पर। थीटा क्या होता है? आइडियल एलिमेंट और
पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहां पर कंसीडर कर रहे हैं थोड़ा सा, ये देखें, ये मैंने यहां पर बनाया, ये आइडियल एलिमेंट लिया हुआ है छोटा सा, और ये पोजीशन वेक्टर आर लिया हुआ है। तो इसको हमने कंसीडर किया तो आइडियल, ये करंट इज थ्रेडिंग आउट, बाहर आ रही है, तो ये आइडियल एलिमेंट इस तरह से रखेंगे और पोजीशन वेक्टर इस तरह से रखेंगे हम लोग। 3D फिगर है ना। और अगर आप इसको देखें तो ये देखें दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, इट विल बी 90 डिग्री। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर sin 90 लिखा इस तरह से। अब अबाउट द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे कंसीडर करेंगे हम लोग, डायरेक्शन इस तरह से कंसीडर करेंगे, ये देखें, ये आइडियल एलिमेंट है, ये आइडियल एलिमेंट और ये पोजीशन वेक्टर आर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इट इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, आइडियल से आर की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे और थंब को स्ट्रेच करेंगे, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आइडियल एलिमेंट मैंने बनाया और ये पोजीशन वेक्टर आर लिया, तो आइडियल से आर की तरफ राइट हैंड की फिंगर कर्ल करेंगे तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग निकाल रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर आर। मैंने बना दिया पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन db डैश विच इज परपेंडिकुलर। इस एंगल को नाम दे देते हैं फाई। जैसे ये वाला एंगल वैसे ये दोनों बराबर होंगे फाई। जिस तरीके से db डैश इस छोटे से एलिमेंट से इस पॉइंट पे है, वैसे ही इस एलिमेंट की वजह से यहां पर होगा, बस डायरेक्शन अलग होगी। मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, बस डायरेक्शन अलग होगी, क्योंकि डायमेट्रिकली अपोजिट है ना, तो उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने ड्रॉ कर लिया, यहां पर इस एलिमेंट की वजह से ये db डैश और इस एलिमेंट की वजह से ये db डैश, बस डायरेक्शन अलग है दोनों की, मैग्नीट्यूड विल बी सेम। अब हम इनको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। ये देखें, ये हम कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, एक अलोंग द एक्सिस और एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। यहां पर ये एंगल फाई है और ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें, अगर ये फाई है तो ये एंगल कितने के बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू 90 माइनस फाई। अभी हमने कहा था कि db डैश की डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर r के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल 90 है, तो ये 90 माइनस फाई, तो ये कितना होगा, दिस विल बी फाई। सेम वे यहां पर ये एंगल कितना होगा, फाई, हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग यहां पर लिखने जा रहे हैं, ये कंपोनेंट्स दोनों लिखने जा रहे हैं, एंगल के पास वाला कॉस और दूर वाला साइन। ये हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, ये कॉस और ये साइन। अब यहां पर नोटिस करें तो डायमेट्रिकली अपोजिट दोनों एलिमेंट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर बन रहा है, ऊपर और नीचे, इनके ये दोनों कंपोनेंट्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे, सो दे विल कैंसल आउट ईच अदर। सिमिट्री अगर देखें तो ये सर्कुलर सिमिट्री है। अगर हम एक एलिमेंट यहां कंसीडर करेंगे तो डायमेट्रिकली अपोजिट उसका काउंटर पार्ट जरूर होगा, और दोनों काउंटर पार्ट के एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट दे विल कैंसल आउट। तो यहां पर पूरी सिमिट्री को अगर कंसीडर करेंगे तो सारे ये कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कौन सा, सिर्फ एक्सिस के अलोंग वाला। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से पॉइंट P पर किधर होगी, इट विल बी डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ओनली, तो हम उसी को कंसीडर करेंगे। यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं, कितनी होगी, dB will be equal to dB dash sin phi। वैल्यूज लिख लें, dB is equal to dB डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां पर लिखा I dl और r स्क्वायर की जगह हमने लिख लिया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर साइन फाई की वैल्यू लिखी तो कितनी आई, a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 1/2, ये आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि पूरी मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालनी है, तो इंटीग्रेट करने पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, होल पावर 3/2, और यहां पर लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ dl। dl का इंटीग्रल क्या होगा, अगर हमने ये सारे dl एलिमेंट्स को एड अप कर देंगे, इट विल वर्क आउट टू बी 2 पाई a सरकमफ्रेंस के बराबर। तो मैंने लिखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
होल पावर 3/2 और यहां पर लिखा 2πa। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i a स्क्वायर होल अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। ये हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स लिखेंगे, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न्स। अगर एक टर्न है तो n की वैल्यू 1, 2 है तो 2, और अगर ज्यादा है तो एज सच लिख देंगे। अगर हम इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें इस करंट कैरिंग कॉइल के, तो सेंटर के लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। उस वैल्यू को हम यहां पर रख करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो लिखा एट सेंटर x विल बी इक्वल टू 0 और मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2। ये हम लोग एक प्रॉब्लम कंसीडर करने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस a। ये हमारी कॉइल है जिसका रेडियस a है, सेंटर O है, इसमें I करंट फ्लो कर रही है। फिर इन्होंने कहा एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल विल द मैग्नेटिक फील्ड बी 1/8 ऑफ इट्स वैल्यू एट द सेंटर। यानी कि हमें वो पॉइंट लोकेट करना है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड का 1/8 हो। आप प्रॉब्लम नोट कर लें, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितने के बराबर होगी? B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2a से इक्वेशन नंबर 1। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P on the axis x distance away from center O कितनी होगी? लिखेंगे B डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट I a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2 से इक्वेशन नंबर 2। नाउ एज पर प्रॉब्लम क्या लिखेंगे? सेंटर की 1/8, तो मैंने लिखा 1/8 सेंटर पर कितनी है? म्यू नॉट I अपॉन 2a, और एक्सिस पर किसी पॉइंट पर म्यू नॉट I a स्क्वायर दिस 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। इसमें जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उनको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये 2 कैंसिल हुआ, म्यू नॉट कैंसिल हुआ, I कैंसिल हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। ये आ गया 8a क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। सबसे पहले हमने इसका क्यूब रूट ले लिया, तो 2a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। अब इसको स्क्वायर कर दिया तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिससे आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई? a√3। ये हमने डिस्टेंस वर्कआउट कर लिया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड 1/8 होगी। अब हम एक करंट कैरिंग आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये देखें, ये हमने आर्क ले लिया इस तरीके से, इधर से करंट आ रही है, ये आर्क पे जा रही है और इधर से बाहर निकल जाती है करंट। ये आर्क जो है इट इज पार्ट ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज r, और हम यहां सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इस सिमेट्री को हम लोग 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये देख लें, ये सेगमेंट 1, ये सेगमेंट 2 और ये सेगमेंट 3। आउट ऑफ दीज 3 सेगमेंट 1 और 3, इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया बिकॉज दीज सेगमेंट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट O, उसी पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इनका इफेक्ट 0 आएगा।
अब बचा सिर्फ ये सर्कुलर आर्क, तो इसके लिए निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग बायो-सेवर्ट्स लॉ लिखेंगे। बायो-सेवर्ट्स लॉ इज गिवन फॉर ए स्मॉल एलिमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, इस आर्क को छोटे छोटे इक्वल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, और ये एक वैसे ही एलिमेंट है, वो हमने ले लिया। ये देखें, पॉइंट O की लोकेशन इस पोजीशन वेक्टर R से ले रहे हैं, सो दैट आइडियल एलिमेंट इज टेंजेंशियल एंड दिस पोजीशन वेक्टर इज रेडियल। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90। तो यहां पर मैंने लिखा मैग्नेटिक फील्ड बाय बायो-सेवर्ट्स लॉ। डायरेक्शन हमने राइट हैंड पाम रूल से निकाली है, आप भी निकाल सकते हैं। ये देखें इस तरह से, ये थंब किया करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स पॉइंट O की तरफ एंड परपेंडिकुलर टू द पाम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। थीटा की वैल्यू यहां पर 90 लेंगे, क्योंकि आइडियल और पोजीशन वेक्टर R के बीच का एंगल 90 है। अब इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो B कितने के बराबर होगा, लिखा μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ dl। जब हम इन सारे एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सबको एडअप करेंगे, तो क्या आएगा, लेंथ ऑफ द आर्क, वो मैंने यहां पर लिख लिया। कितना आ रहा है, ये देखें, इट इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर, और यहां पर मैंने लिख दिया आर्क, ऐसा। अब इसके बाद ये देखें, B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर, और यहां पर R की जगह मैंने लिख दिया R फाई। सिंस एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये हमें पहले से ही पता है, तो ये स्क्वायर और ये कैंसिल आउट हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R, और यहां पर फाई। ये याद रखेंगे, फाई इज इन रेडियन, ये याद रखेंगे, फाई इज इन रेडियन। ये हमने वैल्यू वर्कआउट कर लिया। ये एक प्रॉब्लम है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें इन्होंने कहा हुआ है, कंडक्टिंग वायर कैरिंग करंट I इज बेंट इन द शेप एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर। तो ये देख लें, इसको किस तरीके से बेंड किया गया है। यहां से करंट आती है, फिर आर्क पे चली जाती है, फिर इधर आती है विच इज अलोंग द रेडियस, और इधर की तरफ आ जाती है इस आर्क पे, फिर इस तरफ आती है, इट इज ऑल्सो अलोंग द रेडियस, और यहां से फिर आर्क में बेंड होकर के फिर इधर से चली जाती है। तो ये शेप दिया हुआ है, और हमसे कहा गया फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट O। ये डिस्टेंसेस दिए गए हैं, इस आर्क का डिस्टेंस R, इसका 2R और इसका 3R। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप प्रॉब्लम नोट कर लें, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। इस पूरी सिमेट्री को हम लोग छोटे छोटे सेगमेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं, ताकि सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाए। ये देख लें, हमने इसमें 7 सेगमेंट्स में ब्रेक कर लिया। ये 1 स्ट्रेट, फिर 2, फिर 3, फिर ये 4, ये 5, ये 6 और ये वाला 7। आउट ऑफ दीज सेगमेंट्स अगर आप ध्यान दें तो 1 इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स O, 3 इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स O, 5 इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स O, और 7 इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स O। तो इनका मैग्नेटिक इफेक्ट O पर 0 होगा, तो इनको तो हटा दिया, यानी 1, 3, 5, 7 इनका इफेक्ट 0। अब बचा 2, 4 और 6, तीनों आर्क हैं, इनकी वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे। जरा देखें,
डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड पाम रूल से निकालेंगे। ये सेकंड सेगमेंट, ये नंबर 2 सेगमेंट की वजह से बाहर की तरफ, ये नंबर 4 सेगमेंट की वजह से अंदर की तरफ, और 6th सेगमेंट की वजह से बाहर की तरफ, वो हमने यहां पर शो कर दिया है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये देखें, ये सबसे बड़ा होगा, ये इसमें एड अप हो जाएगा, ये अपोजिट सेंस में है डायरेक्शन इसकी, तो इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितने के बराबर आएगा, हम लिखेंगे B2 माइनस B4 प्लस B6, और डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R फाई, और यहां पर हमने ले लिया इस तरह से 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 ये, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कितने के बराबर होगा, इट वर्क्स आउट टू बी 5 म्यू नॉट I अपॉन 24 पाई R फाइव, ये आ गई वैल्यू इसकी, और डायरेक्शन आउटवर्ड। ये हमारा आंसर।